इन सब बातों के बयान से अच्छा है कि आपको इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को इनवाइट करना चाहिए। विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है मायावती जी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी। सबसे पहली बात तो कि ये बात कहना कि उस सीट से असदुद्दीन ओवैसी की वजह से वो कैंडिडेट जीते हैं, तो ये बात है कि अगर वो एक कैंडिडेट जीत जाते तो क्या आपकी सरकार बन जाती? आप इन सब बातों के बयान से अच्छा है कि आपको इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को इनवाइट करना चाहिए, मायावती जी को इनवाइट करना चाहिए। आप विपक्ष को अगर जोड़ने की बात करते हैं तो विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है मायावती जी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण, सबको एक साथ लेकर आना चाहिए और एक साथ चलकर ईवीएम का बहिष्कार करके चुनाव लड़ने की बात करनी चाहिए। लेकिन ये बात में कोई दोहराए नहीं है कि 600 वोट से जीत के आए हुए महाराज जी का हौसला 7वें आसमान पर था, लेकिन अगले ही दिन वीर सावरकर बन गए, माफी भी मांग ली। माफीनामे लिखने में और माफीनामे मांगने में भाईचारा कायम कर रहे थे वो। तो भाईचारा मतलब शपथ भी नहीं ली और पहले चल गए हैं मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए। तो भाजपा में जो मीट खाते हैं उन्होंने दिल्ली से फोन करा दिया होगा बाबा जी को, तो बाबा जी ने अगले ही दिन माफी मांग ली। मतलब भैया 600 वोट से बाबा जी जीत कर आए और 600 वोट से जीत के आने के बाद 640 वोल्ट का करंट लग गया इनको एकदम। और ये तो आपने एक वीडियो देखी, इसके बाद में महाराज जी जो हैं वो वहां पहुंच गए पुलिस स्टेशन के अंदर। पुलिस स्टेशन में जब इन अधिकारी ने समझाया कि उंगली नीचे करके बात करो, तब इनकी समझ में आई। बाबा जी आपको एक बात बता दूं कि वो पढ़े लिखे अधिकारी हैं, पढ़े लिखे अधिकारी हैं और आपसे बेहतर जानते हैं कि उनको क्या कार्य करना और क्या नहीं करना है। और आप एक बात मुझे बताइए, जो राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष को जो गोली मारी गई, आप उनके घर पर तो गए नहीं मिलने के लिए? बताइए ना, आप जयपुर के हवा महल से, राजस्थान के हवा महल से जीत के आए ना चुनाव, तो एक बात मुझे बताइए, उनका तो घर ही जयपुर के अंदर है, आप उनसे मिलने क्यों नहीं गए? आप उनकी अंतिम शव यात्रा में क्यों नहीं गए? बाबा जी असल में आप लोग सिर्फ ड्रामा दिखाते हैं हिंदुत्व का। जब हिंदुओं को हकीकत में जब खतरा होता है तब आप हिंदुओं के आसपास भी नहीं होते। उधर वो टी राजा कितनी गंदी बयानबाजी कर रहा है, सड़कों पर खड़े होकर गालियां दे रहा है और शर्म ही नहीं है, लोग तालियां बजा रहे हैं। एक बात मुझे बताइए ना, और जब बाबा जी से एक पत्रकार ने क्वेश्चन करा तो बाबा जी के पास सवाल का जवाब नहीं था, तो समर्थक पीछे से मोदी मोदी मोदी। और अगर ईवीएम ना हो ना तो जनता इनकी तबीयत से धोधी कर देगी, ये याद रखिएगा। मोहित शर्मा, तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि ईवीएम अगर जैसे तेलंगाना में जीता कांग्रेस, कर्नाटक में जीती, हिमाचल में, तो वहाँ ईवीएम सही था, यहाँ ईवीएम का रोना शुरू हो गया है। ये सवाल उनके ऊपर खड़ा हो सकता है और बिल्कुल जो लोग ये कहते हैं मैं उनके इस क्वेश्चन से बिल्कुल पूर्णतः सहमति दर्ज करता हूं। ये उनके लिए सवाल खड़ा होता है जो कांग्रेस के नेता हैं। जब ये कांग्रेस कर्नाटक जीत गई तब इनको ईवीएम की याद नहीं आई, जब ये कर्नाटक के बाद में और भी तमाम चुनाव जीती तब इन्हें ईवीएम की याद नहीं आई। बिल्कुल सही बात है, जब हम लोग चिल्ला रहे थे कि ईवीएम पे संज्ञान लो संज्ञान लो संज्ञान लो, तब इन्हों से संज्ञान नहीं लिया गया। और अब जब सब विपक्ष के नेताओं को एकजुट करना था, आज अगर आप तेलंगाना जीते हो, आप इंडिया अलायंस में हो, तो विपक्ष के सब नेताओं को मंच पे बिठाया जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी गलतियों से भी चुनाव हारी है। जब तक आप हिंदी भाषा के लोगों को आगे लेकर नहीं आएंगे, आप कैसे चुनाव जीतेंगे? बताइए ना आप मुझे। आज सब तो जो है वो ज्यादातर लोग तो साउथ के हैं, हिंदी भाषा का कहीं कोई है ही नहीं, ना कहीं यूपी वाला, ना कोई बिहार वाला, ना मध्य प्रदेश वाला, कहीं कोई है ही नहीं। अच्छा मोहित शर्मा, मुखर होकर आप बोलते हैं, सब लोग आपको सुनता है, क्या लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को अनदेखी की गई है, इस वजह से जो टिकट बंटवारे में जिस तरह से कहा गया था कि सबकी हिस्सेदारी दी जाएगी, लेकिन उस तरह से नहीं मिला, ये वजह हो सकती है? या दलितों और ओबीसी की जो बात की जा रही थी, राहुल गांधी कर रहे थे, उससे टिकट नहीं मिली, ये वजह भी हो सकती है क्या? देखिए, टिकट फैक्टर तो बिल्कुल है। टिकट फैक्टर को हम ये समझ लीजिए कि बिल्कुल मानते हैं कि टिकट फैक्टर सबसे बड़ी चीज है, कि टिकट गलत तरीके से बटी, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन ईवीएम से चुनाव जीता गया, ये भी एक बहुत 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 बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिस मध्य प्रदेश की जनता, मैं मध्य प्रदेश खुद होके आया, मध्य प्रदेश के भोपाल, चंबल, ग्वालियर सब जगह में होकर आया, और वहां की जो पब्लिक की जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, जो पब्लिक का ओपिनियन था, वो यही था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, हमें मध्य प्रदेश में परिवर्तन करना है। तो आप ये समझिए, मुझे पूर्णतः विश्वास था, यकीन था कि मध्य प्रदेश के अंदर तो सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जब इतने बड़े बहुमत के साथ में बीजेपी जीत के आती है तो मैं खुद अचंभे में पड़ जाता हूं, और तब मेरा जो शक है वो पूर्णतः यकीन में बदल जाता है कि बीजेपी जो चुनाव जीती है वो ईवीएम के दम पर जीती है। लेकिन लोग तो प्रधानमंत्री का कह रहे हैं कि सब मोदी मैजिक चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, और 24 जो है फाइनल हम लोग जीत रहे हैं, सेमीफाइनल हम जीत गए हैं। सर एक काम करिए ना मोदी जी,
आपको खुली और ओपन चुनौती है कि जब मोदी मैजिक चल ही रहा है तो ईवीएम को बैन करके आप बिना अपने मैजिक पर चुनाव लड़ लीजिए बैलेट पेपर से। विपक्ष का मुंह भी बंद हो जाएगा, विपक्ष का भी मुंह बंद हो जाएगा और हम जैसे लोगों का भी मुंह बंद हो जाएगा। और अगर आप बैलेट पेपर से चुनाव जीत गए तो मैं ये लिख के देता हूं कि मोहित शर्मा आपके खिलाफ बोलना बिल्कुल बंद कर देंगे, ये बात याद रखिएगा। कहाँ बड़े नेता राहुल गांधी खड़गे, कोई भी बयान नहीं दे रहा है, ईवीएम पे कहाँ कोई बोल रहा है सर। ये देश राहुल गांधी का भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी और मेरा भी है। मुख्य विपक्षी पार्टी राहुल गांधी और खड़गे जी है, कांग्रेस पार्टी के, वो बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग तो लगातार सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि उनके अलावा ये देश मेरा है या नहीं है? मेरा ये है या नहीं? सबका है ना? हाँ। तो वो बोले या ना बोले, मैं भारत देश का नागरिक हूं और भारत देश के नागरिक होने के नाते मैं लगातार सवाल उठाता रहूंगा, चाहे कोई विपक्ष का नेता उन सवालों को उठाए या ना उठाए, चाहे कोई मेरी बात को सुने या ना सुने। सुनने वाली इस देश की जनता है और जनता आज नहीं तो कल समझेगी। और मैं इस देश के अंदर लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाता रहूंगा, क्योंकि मैं इस देश में अंबेडकर साहब को मानता हूं और उन्होंने सबसे बड़ा हक और अधिकार वोट डालने का दिया है। और उसमें ही अगर निष्पक्षता नहीं होगी तो मैं सीधी सी बात है ईवीएम पे सवाल उठाता रहूंगा। तो ईवीएम पे सवाल आप उठाते रहेंगे, लेकिन कोई अगर ठोस कोई सबूत कहाँ है ईवीएम को लेकर सर? सर एक बात मुझे, हवाई लोग बात, हवाई नहीं, जो ईवीएम कभी कब्रिस्तान में मिल रहा है, ईवीएम कभी रोड पर मिल रहा है, और 15,000 शिकायतें जो चुनाव आयोग के जो पोर्टल पर आई हैं, क्या आप उन्हें शिकायतों को नकार देंगे? बताइए ना आप मुझे। शिकायत कौन करता है? देश का, समाज का एक जागरूक नागरिक करता है शिकायत। एक बात मुझे बताइए, वही तो करता है। तो यानी जो 15,000 जो लोगों ने शिकायत करी है वो एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और उन इंटेलेक्चुअल लोगों ने कुछ ऐसा तो लिखा होगा, लेकिन चुनाव आयोग उन शिकायतों को संज्ञान में ही नहीं ले रहा है। जैसे वो इस देश की जनता को पागल समझता है। चुनाव आयोग वहां डीजीपी को तो सस्पेंड कर रहा है, लेकिन अपने पोर्टल पर शिकायतें नहीं पढ़ रहा। क्यों भाई? तो चुनाव आयोग बंगाल में फेल था, चुनाव आयोग महाराष्ट्र में फेल था, मतलब जहाँ हर जगह होना चाहिए ना सर। मैंने आपसे क्या कहा? 15,000 शिकायतें आई हैं पोर्टल पर, और कहीं आई थी? बताइए ना आप मुझे। चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं लेता? अगर आप एक बात मुझे बताइए, अगर आपके पास कोई विभाग है, उस विभाग में अगर शिकायत आएंगी तो आपका काम है ना उन शिकायतों का निपटारा करना। तो 15,000 शिकायतें हैं पोर्टल के ऊपर, क्यों नहीं चेक करते? क्यों नहीं निपटारा करते? पागल है इस देश की जनता है? किसने बनाया आपको चुनाव आयोग? बताइए ना आप मुझे। आप कहते हैं चुनाव आयोग पे सवाल मत उठाइए, आप कहते हैं सीबीआई पे सवाल मत उठाइए, आप कहते हैं ईडी पे सवाल मत उठाइए, ये भाजपा वाले अंधभक्त कहते हैं नरेंद्र मोदी पे सवाल मत उठाएं। किस पे सवाल उठाए? किससे पूछने जाए हम? देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, जो क्या कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आ रही है, ये जो सीजी घोटाले हो रहे हैं लगातार, कैग की रिपोर्ट आ रही है, इनका क्या होगा? बताइए ना, किससे सवाल करें? मोदी जी को ऐसे ही लोग पसंद कर रहे हैं सर। मोदी जी को पसंद जिसको करना चाहिए था वो मोदी को छोड़ के बैठे हैं, और आप कह रहे हैं मोदी जी को जनता पसंद करिए। क्यों करेगी मोदी जी जनता को पसंद? किस लिए करेगी? क्या मोदी जी ने किया है देश के लिए? बताइए ना। मैं पूछता हूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ, बताए नरेंद्र मोदी जी अपनी इस नीचे कमेंट करके इन अंधभक्तों को जो गालियां लिखते हैं, इनको ओपन चैलेंज देता हूँ कि लिख के दिखाएं नीचे 10 यूनिवर्सिटी का नाम जो आपने जड़ से बनाई हो, नीचे लिखकर दिखाएं 10 प्रोजेक्ट के नाम जो आपने इस देश के लिए किए। जैसे आपने रेलवे, एयर इंडिया, बीएसएनएल और एमटीएनएल का बेड़ा गर्क किया, 10 कंपनियों के नाम लिख के दिखाइए जो आपके राज्य में डेवलप हुई हो, लिख के दिखाइए ना आप मुझे। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, और सबसे आपको एक चीज बताऊं, मंदिर और मस्जिद के बिना भाजपा एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकती। ये आज लिख के दे रहा हूं आपको। तो हिंदुओं का कहा जा रहा है कि हिंदू सर अब जग गए हुए हैं, अब नहीं सोने वाले हैं 24 तक। हिंदू अगर जग गया ना जिस दिन, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, हिंदू अगर जग गया, ये जूता देख रहे जो पाँव में है, जिस दिन हिंदू जग गया उस दिन आप ये समझ लीजिए भाजपा के नेताओं को भागने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि हिंदू जगते ही शिक्षा, रोजगार, महंगाई से मुक्ति, महिलाओं की सुरक्षा, ये सब मांगेगा। और भाजपा महिलाओं को निर्वस्त्र कराने का काम करती है, हिंदुओं को रोजगार नहीं दे सकती। हिंदुओं को तो भाजपा ने सुला रखा है, और असल में जिस दिन हिंदू जाग गया ना, असल में ये भारत राम राज्य बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तेलंगाना के जो विधायक हैं टी राजा सिंह, उनके बयान आपने सुने? वो तमाम ललकार रहे हैं। मैं वही सुना। सबसे पहले बताया, ऐसे लोग जो कभी स्कूल नहीं जाते ना, और यही सब करके, यही सब तांडव करके, ड्रामा करके चुनाव जीतते हैं, उनका यही रहता है। वो चुनाव इसी बेस पर जीतता है। उनको खड़ा करके कोई पूछ लो, भैया इस देश के अंदर एजुकेशन के ऊपर कितना टैक्स लग रहा है आपको पता है? भारत के अंदर महंगाई कितनी है आपको पता है? हिंदू बचाने की बात कर रहे हैं वो।
हिंदू भूख से मर जाए तो मर जाए, हैं? हिंदू भूख से मर रहा है तो कम नहीं हो रहा क्या? हिंदुओं के पेट में रोटी नहीं जा रही। आप सरकार खुद बोल रही है कि 80 करोड़ जनता को हम राशन दे रहे हैं। मतलब 80 करोड़ जनता को अगर राशन दे रहे हैं तो सबसे बड़ी आबादी तो हिंदुओं की है इस देश में, तो यानी हिंदू ही तो ज्यादा भूखा मर रहा है। टी राजा कह रहे हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा जो है आवाज उठाएगा हिंदुओं का। हैदराबाद में गरज रहे हैं पूरा। कह रहे हैं बहन की गाली दे रहे हैं किसी को माँ की गाली दे रहे हैं। इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। सर उस टी राजा से ये पूछो कि जब तेरी पार्टी का नेता एक बेटी के साथ बलात्कार किया, हिंदू बेटी के साथ, कहां था तू उस वक्त? जब तेरी पार्टी का एक नेता जब वहां विधानसभा में बैठ के पॉर्न वीडियो देख रहा था तब तू कहां था? जब तेरी पार्टी का एक नेता जो है वो महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा था तब तू कहां था? जब तेरी पार्टी का नेता एक हिंदू शिक्षिका का अपमान कर रहा था तब तू कहां था? जब तेरी पार्टी के नेता के मुख्यमंत्री के राज में कानपुर के पूर्वांचल देहात के अंदर एक और बुलडोजर चलती रही और माँ और बेटे जलती रही, उस वक्त तू कहां था? जब तेरी पार्टी के राज में, तेरी पार्टी के नेता के राज में हाथरस जैसी घटना हो गई, उस वक्त तू कहां था? जब तेरी पार्टी के राज में, उत्तराखंड के अंदर तेरी पार्टी के नेता के राज में जब इतनी बड़ी घटना देश की बेटी के साथ में हो गई तब तू कहां था? बताया ना। जब हिंदुओं के बच्चे रोजगार मांगते हुए लाठी और डंडे कहा रहे थे तब तू और तेरा बेटा कहां था? देना जवाब। है तेरे पास जवाब देने के लिए? क्योंकि तेरा मुंह बंद हो जाता है। हिंदुओं के बच्चों को बेहतर शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, विकास चाहिए इस देश का। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में मत लगा हमें, ये बात याद रख। वो तो कह रहा है हैदराबाद से निजाम उखाड़ देंगे हम। हिंदुओं ने कसम खाई है। जिस निजाम की तो बात कर रहा है, इस निजाम के बारे में पढ़ के देख। ये वही निजाम है जिसने इस देश को 5 टन सोना दिया था जब हम चाइना से वॉर लड़ रहे थे। पढ़ के देखना मीर उस्मान अली के बारे में। कभी स्कूल जाएगा तब तेरे को पता चलेगा। स्कूल जाते नहीं हो, स्कूल के पीछे बैठते हो, अपने बेटे को बढ़िया दे रहे हो। अगर हिंदुत्व की रक्षा करनी है ना, और सच में हिंदुओं की रक्षा करनी है, तो पहले हिंदुओं की बहन और बेटियों को बचाओ। क्यों नहीं बचाते? अभी राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष को गोली मार दी गई, वो भी तो हिंदू है। क्यों नहीं पहुंचा भाई उसके घर पर? क्यों नहीं पहुंचा? बयानबाजी करेगा, बतौलेबाजी करेगा और यूं कहना कि मेरे बाद उस कुर्सी पर मेरा बेटा बैठेगा। ये बोलना कि वो एमएलए बनेगा। अपने बेटे की कुर्सी पहले ही फिक्स कर दे। कोई हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। जागो यार, कैसे लोग हो तुम लोग यार? अभी तक क्या अपने बेटे का प्रचार कर रहे हैं? अपने बेटे का प्रचार कर रहा है और क्या कर रहा है? पूरे देश को पता है। ऐसे लोगों से बच के रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।